गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट सीरीज में हम सभी पढ़ने वाले हैं आज सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन को हम समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्टार फिश, जिसे क्या कहते हैं, तारा मछली, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन दिया गया है, इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। दूसरा कथन है कि भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती हैं तथा जंतु के कोमल भाग को खाती हैं। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है केवल एक, ऑप्शन बी में दिया गया है केवल 2 सही होगा, दूसरा कथन सही होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है पहला और दूसरा दोनों कथन सही होंगे, और ऑप्शन डी दिया गया है ना तो पहला कथन सही होगा और ना ही दूसरा सही होगा। तो अगर इसके उत्तर की तरफ देखें तो स्टार फिश क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट वाले कठोर कवच वाले जंतु को ही भोजन बनाती है और भक्षण के लिए कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है। इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला कथन और दूसरा दोनों सही है। अब हम उत्तर की व्याख्या समझ लें कि व्याख्या किस प्रकार से है। व्याख्या में दिया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। तारा मछली भोजन सीधे किससे लेता है, आमाशय से ही ग्रहण करता है, ठीक है। और यह कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। दूसरा क्या है, कवच खोलने के बाद अपने मुख से क्या करती है, आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भाग को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। देखेंगे कि पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है और भोजन में सहायक है। दूसरा कथन है कि आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती हैं। अब उपयुक्त कथनों पे कौन से कथन क्या कर देखना है कि कौन से कथन असत्य हैं। सत्य नहीं देखना, असत्य देखना है। पहला ऑप्शन दिया गया है केवल एक, दूसरा ऑप्शन केवल कथन 2, तीसरा ऑप्शन है पहला और दोनों दूसरा दोनों कथन, और चौथा ऑप्शन है ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन। तो अगर असत्य को देखें तो आप ये जानते हैं कि पाचक रस क्या करती है, पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल बनाता है, लेकिन पहले कथन में क्या दिया गया है कि सरल पदार्थों को जटिल बनाता है। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पता चल रहा है कि जो आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही जवाब होगा वो पहला कथन होगा। कौन सा कथन होगा, पहला ऑप्शन होगा। अगर पहला ऑप्शन होगा तो इसका मतलब जो ऑप्शन होगा केवल कथन नंबर 1। अगर हम इसकी व्याख्या देखें, व्याख्या किस प्रकार से है, तो व्याख्या में देखेंगे कि कथन 1 क्या है, असत्य है, क्योंकि पाचक रस क्या करती है, जटिल पदार्थों को किस में बदलती है, सरल पदार्थ में। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध ग्रंथियां पाचक रस क्या करती हैं, स्रावित करती हैं और पाचन में क्या होती हैं, सहायक होती हैं, ठीक है। अब आगे की ओर चलें और क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। पहला कथन है कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और दूसरा कथन है कि यकृत पित्त रस को क्या करती है, स्रावित करती है। और इसके अनुसार ऑप्शन जो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है कि तीसरा कथन भी दिया गया है कि पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, निभाता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। ऑप्शन पहला दिया गया है कि केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन बी दिया गया है केवल पहला और दूसरा तीसरा कथन सही है। ऑप्शन सी दिया गया है केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन डी दिया गया है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो अगर हम क्वेश्चन 3 को ध्यान से देखें तो आप ये जानते हैं कि यकृत क्या करती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये तो आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, यकृत पित्त रस का स्रावित नहीं करती है, ये आपका गलत कथन होगा, क्योंकि यकृत पित्त रस का श्रावण करती है। आगे की ओर देखें, तीसरे कथन की ओर देखें कि तीसरे कथन में दिया गया है कि पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी सही जवाब है। इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हुआ कि केवल 1 और 3 सही जवाब होगा। व्याख्या देखें तो व्याख्या में दूसरा कथन गलत दिया गया है, क्योंकि यकृत पित्त रस का क्या करती है, श्रावण करती है। और जो एक थैली में संग्रहित होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं, यानी पित्त रस जिस थैली में संग्रहित होगा उसे क्या कहेंगे, पित्ताशय कहेंगे। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे हम देखेंगे कि रूमिनेंट अथवा रोमधी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला कथन है रूमिनेंट में आमाशय कितने भागों में बांटा होता है, 4 भागों में। ठीक है, दूसरा कथन है कि रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। ठीक है, तीसरा कथन है कि बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है। इसे रोमथन जुगाली करना क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा कि रूमिनेंट में जो होता है आमाशय कितने भाग में होगा, 4 भाग में होगा। पहला भी कथन सही है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, ये भी बात सही है। और तीसरे कथन में भी क्या सही है कि छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है और इसे चबाता है। इसे रोमथन या जुगाली करना कहते हैं। तो इसका मतलब है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सही होगा जिसमें पहला कथन दूसरा और तीसरा सही हो, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अब रूमिनेंट की बात करें, व्याख्या समझें तो व्याख्या में क्या दिया गया है कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं, क्योंकि घास खाने वाले जंतु वास्तव में पहले क्या करते हैं जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित करते हैं, संग्रहित करते हैं। यह भाग रूमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय कितने भागों में होता है, 4 भागों में। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कंड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है, जिसे लार कहते हैं, जिसे जुगाली करना कहते हैं। ठीक है, आगे देखें कि घास में सेलुलोज की क्या होती है, प्रचुर मात्रा होती है। इस प्रकार इसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, और अनेक जंतु मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं, इसी कारण ये घास नहीं खाते हैं। रूमिनेंट में क्षुद्रांत तथा बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंश नाला कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब चलें क्वेश्चन नंबर 5। अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। दूसरा है अमीबा अपनी आकृतियों में स्थित निरंतर बदलता रहता है। तीसरा है अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक, एक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घानियाँ होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल पहला और दूसरा कथन सही है। ऑप्शन बी दिया गया है केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन सी दिया गया है केवल तीसरा कथन सही है। और ऑप्शन डी दिया गया है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, तो अगर इसके सही जवाब की ओर चलें तो आप यहाँ पर देखे होंगे कि पहली चीज़
जो आमाशय जो अमीबा होती है वो जलाशय में होती है और कैसी जीव है, एक कोश की जीव है। दूसरी चीज़ क्या है कि अमीबा अपनी आकृतियों में स्थिर निरंतर बदलती रहती है। ठीक है, अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल होती है, सघन होती है और केंद्रक कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान घानियों में होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन तीनों सही है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा। आगे की ओर चलें और कुछ इसकी व्याख्या देखें। तो व्याख्या में पूरी बात आपने समझ गए होंगे कि अमीबा जलाशयों में रहता है, यह एक कोशिकीय जीव है, अपनी आकृतियों में स्थिति को बदलता रहता है। इसकी कोशिका झिल्ली एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान घानियों में होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें और देखें कि इसमें एक सूची दी गई है, फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है। ठीक है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर की जांच करनी है। पहली सूची में आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और यकृत दिया गया है, और दूसरी सूची में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, जल अवशोषण या अम्ल का निर्मोचन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यकृत की तरफ चलें। तो यकृत को अगर हम मिला दें कि यकृत क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, यकृत क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक, और हम आमाशय को देखें तो आमाशय क्या करती है, अम्ल का निर्मोचन करती है। चौथा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब छोटी आंत के बारे में भी देखें। छोटी आंत क्या करती है, पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में क्या करती है, अवशोषण करती है। और बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत जल अवशोषण का काम करती है। ठीक है, तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो आप देख रहे हैं पहले ऑप्शन को 4 से मिलाया गया है, यानी पहले में 4 सही होगा, बी और सी दोनों सही हो सकता है। लेकिन बी जो है उसका दूसरा सही है, पचे भोजन का रुधिर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे चलें और व्याख्या हम देखें कि आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल, म्यूकस जिसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस क्या करती है, स्रावित करती है। अब श्लेष्मल का क्या कार्य है, श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करती है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तथा साथ में भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाती है। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिसके पाचक रसों की क्रिया करने की सहायता मिलती है, और पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। आगे की ओर देखें कि पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर कहाँ पे जाता है, क्षुद्रांत में, भित्त में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत में क्या करती हैं, अवशोषित होते हैं, और एक ही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्तरस का श्रावण करती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। और चलें क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण खाद्य संगठक हैं। दूसरा, इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आप जानते हैं सही जवाब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण क्या हैं, खाद्य संगठक हैं, लेकिन पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में नहीं होता है, अलग अलग प्रकार से किया जाता है। अब इसके हम व्याख्या की तरफ देखें और व्याख्या देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा विटामिन आदि भोजन के संगठक हैं, परंतु इनका पाचन हमारे शरीर में इस रूप में न होकर किस में होता है, छोटे छोटे अवयव के रूप में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में, वसा का पाचन अम्ल के रूप में और ग्लिसरॉल के रूप में, प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल के रूप में होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलें और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान दें। क्या है कि पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित होता, अभी आपने पढ़ा, यानी ये कथन सही है। दूसरा, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन अमीनो अम्लों में परिवर्तित होता है, यानी जो जंतु होते हैं वो शरीर में प्रोटीन का सीधे पाचन नहीं करते हैं, अमीनो अम्ल में परिवर्तित करके करते हैं। तो उपयुक्त में से सत्य कथन है, आप सीधे सीधे बता सकते हैं तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, एक तरफ व्याख्या को देख लें कि छोटी आंत में पाचन एक महत्वपूर्ण चरण है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव करती है। इसके अतिरिक्त इनकी भित्ति से कुछ रस स्रावित होते हैं। अब अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की प्रक्रिया करके इनके सरल रूप में परिवर्तित करता है, और आंशिक रूप से भजा भोजन छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण करती है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में टूटता है और वसा अम्ल ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अम्लों में परिवर्तित होते हैं। तो इस प्रकार से आपका सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आवाज़ आपको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, साथ में आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। ये सारी चीज़ें कमेंट में बहुत तेज़ी से बताइए ताकि मैं अपने वीडियो को और अच्छा बना सकूं और आपको अच्छी जानकारी इसमें दे सकूं ताकि आपके सारे एग्ज़ाम निकल सकें।